about it. What is the meaning of the company? What is the relevance of Companies Act 2013? Why it was introduced in India? What is NCLT? NCLT I didn't describe a lot, but मैंने थोड़ा बहुत NCLT के बारे में आप लोगों को बताया था कि it was basically introduced after 2013 में जो आपका Companies Act आया उसके बाद. So आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि अगर आप लोग कभी भी कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आफ्टर 2014 के बाद आपके पूरे करिकुलम में जो भी कंपनीज एक्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. जो भी चेंजेस है, जो भी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी पढ़ना हो, प्राइवेट कंपनी पढ़ना हो, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. एंड आप लोगों को मैंने कुछ करवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? What are the types of companies? What are the characteristics of companies we discussed? Who is going to tell me one by one? And we discussed 2 case studies in that. एक एक करके बताइए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे. जो भी बच्चे लास्ट क्लास में थे हैंड रेज कीजिए. What are the various characteristics of company and what is the meaning of company? Company क्या होता है? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What are the various characteristics of company and what is the meaning of company? Raise your hand. मैम आप जो कंपनी का एग्जाम. Yes, Vishwas. Ma'am, separate legal entity. Very good. Next. Common seal. Then perpetual succession. Very good. Ma'am, it is. Okay, very good. Okay, next, Khushbu. यस मैम. मैम कंपनी वो होता है जो कि लॉ के द्वारा फॉर्म होता है और लॉ ही उसे लॉ ही खत्म कर सकती है. इसमें कोई भी पार्टनर के आने या जाने डेट से मतलब उसका डेथ हो जाए या फिर उसको मतलब पैसा का दिक्कत हो तो वो निकाल सकता है अपना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को. वो कंटिन्यूटी में रहती है. कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि लॉ के नजर में उसका ये है एग्जिस्टेंस है. यस मैम. उस पे हम इशू मतलब कोई भी केस कर सकते हैं. इससे उसके जो भी शेयर होल्डर है, जो भी उनके कंपनी के मेंबर है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उनका नहीं कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जाएगा जो भी है. मैम इस ओके खुशबू. यस मैम. वेरी गुड. अब बाकी बच्चों को भी टाइम में थोड़ा सा मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी. ठीक है, गुड खुशबू. यस कुमारी श्वेता. यस मैम. मैम सेपरेट लीगल एंटिटी, perpetual succession, artificial legal person, common seal, limited liability, a voluntary association, or okay, very good, very good. Shweta. Next, Vinita. Yes ma'am. Separate legal entity, perpetual succession, limited liability, transferability of shares, जिसमें कि जो शेयर्स होते हैं कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स आर ट्रांसफरेबल. और उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्री होते हैं अपनी मार्केट मेंबरशिप को विड्रॉ करने के लिए. कंपनी से जब चाहे वो विड्रॉ कर सकते हैं. और कॉमन सील होती है. कॉमन सील जो कि ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होती है. वेरी गुड. और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है, यानी कि ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है और जो कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है. वेरी गुड. ओके. एंड okay, I guess most of the points we discussed, these are the characteristics of the company. बिल्कुल कंपनी जो है that is formed under the act, या तो अभी के कंपनीज एक्ट हो या फिर प्रीवियस कंपनीज एक्ट के थ्रू जिसको फॉर्म किया जाता है, they are known as companies. अब कंपनी जो है, जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द वन पर्सन कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कंपनीज. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट आफ्टर इन नेक्स्ट क्लास और मे बी आफ्टर दैट, राइट? ओके, सो इन एनी ऑफ द पॉइंट एनीवन हैव एनी डाउट? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कराया है, किसी को भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? Okay, so let's move toward the new topic. See, this is the screen.
चलिए, ओके. So today I am going to start the topic that is corporate veil. Corporate veil. It's corporate veil. What does it mean and why it is required to be in company? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट वेल के बारे में कि ये क्या है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है कंपनी में. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी. पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है? रेज योर हैंड. यस खुशबू. मैम पार्टनरशिप में 2 मिनिमम ये पर्सन होते हैं, लेकिन कंपनी में मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं. और पब्लिक कंपनी होगा तो उसमें हम शेयर ये राइज कर सकते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है. और कंटिन्यूटी होती है ये कंपनी में, ना कि पार्टनरशिप में. अगर पार्टनरशिप में अगर कोई भी मेंबर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा. उसका चलने का कंटिन्यूटी का बहुत कम चांसेस है. और दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी होता है, जैसा जिसका शेयर होता है उसके हिसाब से. और एक चीज भूल रहा है. Okay, no problem. Very good. So what is the difference between partnership and the company? Like in the company, it is corporated or it is basically जितने भी protocol है, rules and regulation है, it is according to the Companies Act and it can be from the 1956, it can be of 2013, it can be of the previous Companies Act, right? But in the partnership that will be वो किस तरीके से होगा? It will be regulated by the Partnership Act 1932. But मैंने आप लोगों को एक एक्सेप्शनल केस बताया था कि LLP जो होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होगा, that will be basically जो वो चलता है उसको रेगुलेट किया जाता है आपके LLPs को, वो होता है LLP एक्ट 2008 के हिसाब से. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से चलता है. इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 से. याद रखिएगा, आपकी कंपनी जो होते हैं उसमें बहुत टाइप की कंपनीज हो सकती है. और इसके अलावा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी अगर हम देखें तो पब्लिक कंपनीज जो होती है दे आर इजीली एबल टू ट्रांसफर देयर शेयर. प्राइवेट कंपनीज आर रिस्ट्रिक्टेड. पार्टनरशिप में शेयर्स का प्रोविजन नहीं होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ पीपल की, तो कंपनी में, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए. आपके प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम जो होने चाहिए वो 2 पर्सन होने चाहिए. और अभी OPC आया है 1 पर्सन कंपनी, जिसमें सिर्फ 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को शुरू करने में. ठीक है. और पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप जो है उसमें आपके बैंकिंग में 10 पीपल चाहिए, 2 मिनिमम, मैक्सिमम 10 in the banking, and in the another sector other than banking, non banking में 20 मैक्सिमम, मिनिमम 2 पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, लेकिन आपकी कंपनी में जो होगी लाइबिलिटी दैट विल बी लिमिटेड. पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपके कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है. अगर सर्वाइवल की बात की जाए तो कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन पे बेस्ड है, यानी कि कंपनी में कोई भी आए कोई भी जाए, किसी की भी डेथ हो, कंपनी बंद नहीं होगा, एंड नहीं होगा. लेकिन पार्टनरशिप में ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि विद द डेथ ऑफ द पीपल it might be possible that the partnership firm will be dissolved or closed. ठीक है, आगे बात समझ में. डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी. लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर पॉइंट, अनदर डिफरेंस, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कंपनी. अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से आप लोग कितने लोग जानते हो कि HUF नाम का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? रेस कीजिए हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू नोज दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप है? कितने लोगों को पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. अच्छा, विश्वास सर, जॉइंट हिंदू फैमिली पता है. Okay, joint Hindu family, Hindu undivided family, they all are same, right? Yes, चलिए, तो आपकी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको HUF हम कहते हैं, ये एक्ट आया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट जो आया था, दैट इज इन 1956. कंपनी की जैसा वो भी 1956 में आया.
और इसके हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सारा पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसमें एक मेजर एक हेड होता है। आपके जो बिजनेस होगा वो बिजनेस फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। किसके द्वारा रन होता है बिजनेस? फैमिली मेंबर्स के द्वारा उसको रन किया जाता है, चलाया जाता है। और इसमें एक हेड ऑफ द पर्सन जो होते हैं उनको हम कर्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हेड ऑफ द पर्सन होंगे, जैसे घर में दादाजी हमारे हेड ऑफ द पर्सन होते हैं, तो वो एक तरीके से कर्ता होंगे। और उसके बाद जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? फॉलो करेंगे उनकी बातों को, उनकी पॉलिसीज को मानेंगे। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की खासियत मतलब यही है कि इसमें पूरे के पूरे मेंबर्स जो होंगे वो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है। कोई भी बाहर का एक्सटर्नल पर्सन नहीं होगा। लेकिन कई बार एक्सटर्नल पर्सन को हायर किया जाता है, लेकिन वो भी सबके कंसेंट और सुझाव से, ठीक है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक प्रॉब्लम ये है कि लाइबिलिटी इसमें जो भी होगी वो सारी की सारी लाइबिलिटी जो होगी वो कर्ता के सर पर होगी, कर्ता के ऊपर होगी, ठीक है। अगर उसको ही सब कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रोविजन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला सिचुएशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या पॉइंट है कि आपका जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है इसमें आपको मेंबर बनने के लिए कोई भी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये राइट बाय बर्थ मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे के पास जन्म सिद्ध अधिकार होगा, बचपन से ही उसके पास अधिकार होगा कि वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन कंपनी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कंपनी में जैसे आपका बर्थ हुआ और आप इस पर्टिकुलर कंपनी के मालिक हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली बिजनेस का आप ओनर, जो ओनरशिप है वो आपके बाय बर्थ से ही आपको मिल जाएगा। तो आई गेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यस विश्वास? मैम लाइबिलिटी का क्या बोली थी? लाइबिलिटी बेटा, जो सबसे ज्यादा लाइबिलिटी अगर होगी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड होगी, यानी अगर कोई भी तरीके का लॉस होगा तो वो फैमिली को खुद चुकाना पड़ेगा। ऐसे जो कर्ता होता है ना उस पे ये पूरी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और एक और चीज, इस टाइप की जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी जैसे घर बार, आपका बिजनेस जो भी होगा, वो कर्ता के डिसीजन के बिना आप सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बेचना खरीदना एम्प्लॉइज और मेंबर्स के हाथ में नहीं होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी सेल वगैरह होगा वो कर्ता के ऊपर डिपेंडेंट होगा। कर्ता के कंसेंट के बिना यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अभी आप लोगों को पता भी होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, याद है सबको? 2005 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे, और जिसके अंडर में जो भी हिंदू फैमिलीज हैं, मतलब जो भी गर्ल्स हैं हिंदू फैमिली में, उनका भी राइट है अपने फादर के प्रॉपर्टी पर। ये अमेंडमेंट आया है। खैर इसका रिलेवेंस आपके लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी से कंपैरिजन करने के सेंस में मैंने आप लोगों को ये सारे टर्म्स बता दिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। सबको क्लियर हो गया? एक मिनट, मैंने कितनी बार कहा है विदाउट रेजिंग हैंड प्लीज डोंट इंटरप्ट। जिसको भी कुछ पूछना है हैंड रेज कीजिए बच्चे। और हैंड रेज करने का मतलब होता है जूम में देयर इज वन सिस्टम थ्रू विच यू कैन रेज द हैंड, वो कीजिए आप, ताकि आप ऊपर स्क्रीन पर आ जाए, मुझे दिखने लगे आप। यस प्लीज आस्क। यस खुशबू, yes you are very much curious and I know that you are good in studies, but please don't disturb the whole class खुशबू, ठीक है? yes okay चलिए। मैम जो बोथ गर्ल्स एंड बॉयज को परमिशन मिलता है मेंबर बनने का, तो मैम सिर्फ वो वेस्ट बंगाल में ही है ना? no it is not there only,
राइट नाउ अब कितने सारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये भी है कि बहुत जगह पे ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट के कारण कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आया है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जहां भी ज्वाइंट फैमिली और उनके बिजनेस वगैरह चल रहा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर द फॉलोइंग द थिंग्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956, राइट। 2005 में उसमें अमेंडमेंट आया है जिसके अंडर में सिर्फ ये राइट जो है ये रिलीजियस राइट है एक तरीके से, दैट इज ओनली फॉर द हिंदू गर्ल्स, इट इज नॉट फॉर द अदर, आपके रिलीजन के लिए नहीं है, सिर्फ ये हिंदू फैमिली को गाइड करता है, इट इज अ रिलीजियस काइंड ऑफ एक्ट। आगे बात समझ में खुशबू? यस मैम, मैम 12th में हम पढ़े थे ऐसा कि मेल को ज्यादा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में earlier it was there that the right is only with the male of the family, जो घर के मेल होंगे उन्हीं को राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ यानी बदलाव आया, उसके बाद गर्ल्स जो हैं उनको भी राइट मिल गया है कि वो भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में उनका भी हक बिल्कुल बेटों की तरह है, सन की तरह है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। चलिए आज हम देखते हैं न्यू टॉपिक, ओके, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल? वेल का मतलब होता है पर्दा। क्या होता है? पर्दा कहते हैं जिसको। अब हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं कि भाई कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग हैं। अगर कभी कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर हम केस करेंगे तो कंपनी उसके लिए लाइबल होगा, उसके मेंबर लाइबल नहीं होंगे। मेंबर्स के ऊपर केस किया जाएगा तो उसकी कंपनी लाइबल नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट द मेंबर्स एंड द कंपनी बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है कि जो एक पर्दा है किसके बीच में, मेंबर के बीच में और उसके कंपनी के बीच में, कब कौन से सिचुएशन में उस पर्दे को हटाया जाता है और सीधे मेंबर्स के ऊपर हम केस कर देते हैं, मेंबर्स के ऊपर एक्शन ले लेते हैं। तो ये सारे केसेस ये सारे वही केसेस हैं। अब यहाँ पर जो कॉर्पोरेट वील है, देखिए इसका मतलब क्या है। कॉर्पोरेट कंपनी जो है दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉर्पोरेट व्हील इज अ कर्टन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, दोनों के बीच का पर्दा है। जैसे यहाँ पर आप लोग सब स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे बच्चे स्क्रीन पर, यहाँ पर जो कंपनी है और इसके मेंबर्स हैं, उन कंपनी की प्रॉपर्टी का लेना देना उसके मेंबर्स के प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लाइबिलिटीज कंपनी की मेंबर के लाइबिलिटी से अलग है, कंपनी के राइट्स मेंबर के राइट्स से अलग है, कंपनी की ड्यूटीज मेंबर के ड्यूटीज से अलग है, कंपनी के पावर्स मेंबर के पावर्स या शेयर होल्डर से अलग है, फंक्शंस दोनों के अलग हैं। तो बेसिकली दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चलता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है। कॉर्पोरेट व्हील जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट है, यानी कानूनी तौर पर कॉर्पोरेट व्हील का यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, कॉर्पोरेट वेल का यूज किया जाता है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है ये, जहां पर ये जो सेपरेट है एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी मेंबर का, शेयर होल्डर का, इसको सेपरेट जो होता है वो बताता है कि हाँ भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों सेपरेट है। लेकिन कई बार कंपनी में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इंडल्ज हो जाते हैं, यानी कि वो शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व होना, ठीक है। इंडल्ज हो जाते हैं फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज में। कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं? फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो जेन्युइननेस, ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब कह सकते हैं, उन सबको छोड़ करके वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। और ऐसा क्यों वो करते हैं? क्योंकि सोचते हैं वो कि भाई कंपनी के ऊपर नाम आएगा, मेरे ऊपर तो कोई नाम नहीं आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी और मैं तो बिल्कुल अलग है ना, कंपनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रहा तो मुझे क्यों पकड़ा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट वो सोचते हैं और वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में क्या हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? टू अर्न द प्रॉफिट, यानी किसी फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए कई बार इस तरीके के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को इग्नोर ये आपका लॉ नहीं करता है, यानी लॉ कहता है कि अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी हुआ तो ऐसे सिचुएशन में जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा और कंपनी की जगह पे मेंबर के ऊपर सीधा एक्शन
लिया जाएगा। अब ये दो तरीके से पता लगेगा आपको। कैसे पता लगेगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आता है कि जहां पर केस के थ्रू कोई सॉल्यूशन मिला हो। जैसे आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन कुछ ना कुछ वर्डिक्ट देता है, सुनवाई करता है, और वो फिर पूरे देश में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है ना। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है, जहां पर कोर्ट के थ्रू आपका सॉल्यूशन मिला इन सब चीजों के लिए, तो यहाँ पर ये सारे केसेस है 7 तक जो है, दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। यानी इस तरीके के कोई केसेस हुए हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। और कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। जब कंपनी जो है, जब कंपनी आपके कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेगी, तब ये सारे एक्शंस लिए जाएंगे। अब ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है, वो डॉक्ट्राइन है, जिसके थ्रू, प्रिंसिपल है जिसके थ्रू कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। लिफ्ट करने का मतलब उठा दिया जाता है। ये जो दोनों के डिफरेंसेस है, इसको हटा दिया जाता है। पियर्स करना मतलब कि छेद कर देना, ठीक है। ये जो डिफरेंस था, जो बीच में पर्दा था, उसको बिल्कुल गायब कर दिया जाता है, और इन दोनों को, कंपनी को और मेंबर को, एक मान लिया जाता है। तो ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि डर तो नहीं रहे होगी केसेस में क्या होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? चलिए। यस मैम। यस मैम। ओके, यस धर्मजीत। मैम स्क्रीन कुछ दिख नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा। बेटा सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। दिख रहा है। एक मिनट धर्मजीत, बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। मैम एक बार एग्जिट कर कर आ सकते हैं फिर से? क्या बोल रहे हो बच्चे? लीव कर कर एक बार आए फिर से? हाँ, आ जाइए, लीव कीजिए, फिर आ जाइए, मैं आपको एक्सेप्ट कर दूंगी, एंटर दे दूंगी, एंट्री, ठीक। चलिए, ओके। सो कॉर्पोरेट वेल में यहाँ पर डॉक्ट्राइन जो है लिफ्ट करने का कॉर्पोरेट वेल को, तो वो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो चलिए हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से शुरू करते हैं कि अगर आपका, यह ध्यान देने वाली बात है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर कब, कौन से सिचुएशन में आपका कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इसको समझने के लिए केस पढ़ते हैं, ठीक है। केस स्टडी करते हैं। सारे बच्चे म्यूट रहेंगे, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। ओके, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। यहाँ पर नेचर ऑफ कंपनी और कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एक केस है, देखिए। डामलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये केस कब का है? 1916 का ये केस है। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। ओके, 1916 का ये केस है। क्या हुआ था इस केस में, सुनिए। एक डामलर कंपनी थी जिसको इनकॉर्पोरेट मतलब शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड। इसको कहां पर स्टार्ट किया गया? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। और ये क्या काम करता था, सुनो। ये आपका टायर को सेल करता। टायर नहीं होता है जैसे कि गाड़ियों में जो टायर्स लगे होते हैं, रबर टायर्स, इसको ये सेल करने की कंपनी थी। डामलर कंपनी जो थी वो बेसिकली टायर को सेल करती थी। याद रखिएगा, डामलर कंपनी इज अ मार्केटिंग कंपनी काइंड ऑफ, दे आर सेलिंग द टायर्स, रबर टायर्स। कौन से कंपनी का? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का। ये जो था, डामलर जो थी, वो टायर को सेल करती थी। कॉन्टिनेंटल मैन्युफैक्चर करता था, डामलर उसको मार्केट में सेल करने का काम करता था। कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो जरूर उसके बैक साइड लेबलिंग को देखिएगा। उस लेबलिंग में देखिएगा, कई बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मार्केटेड बाय कंपनी अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है। डामलर जो थी वो कंपनी सेल करती थी और कॉन्टिनेंटल टायर जो कंपनी थी वो बनाती थी। अब यहाँ पर देखिए, जो डामलर कंपनी जो थी वो इंग्लैंड सेल करती थी टायर, जो जर्मन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होता। तो यहाँ जर्मन कंपनी कौन थी? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। डामलर इंग्लैंड की कंपनी थी, कॉन्टिनेंटल टायर जो थी वो जर्मन कंपनी थी। अब यहाँ पर कंपनी का सारा जो शेयर्स था, ठीक है, जितना भी शेयर्स था वो किसके द्वारा हेल्ड था? जर्मन रेसिडेंट के द्वारा, यानी जर्मन में जो लोग रहते हैं ना, उनके द्वारा वो हेल्ड था, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डामलर कंपनी जो थी,
ये स्टार्ट तो इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन सारे के सारे शेयर्स जो थे ना वो जर्मन के हाथ में था, और कॉन्टिनेंटल टायर तो खैर जर्मन कंपनी थी ही। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अच्छा तुम लोग को पता हुआ याद होगा कि विश्व युद्ध हुआ था आपका, विश्व युद्ध कब हुआ था स्टार्ट? फर्स्ट 1914 में ही। तो 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, तो जो कॉन्टिनेंटल टायर जो कंपनी थी वो एकदम डूबने की सिचुएशन में आ गई, एकदम खत्म होने की सिचुएशन में आ गई, क्योंकि कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर जो होता है वो इकोनॉमिक तरीके से सब कंट्री को निचोड़ लेता है। तो वही सिचुएशन जर्मनी का हुआ। भाई जर्मनी बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में थी, उसकी कंपनी बिल्कुल डूबने वाली थी। अब डैमलर कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप कॉन्टिनेंटल कंपनी को संभालो, क्योंकि भाई कॉन्टिनेंटल कंपनी के सारे टायर डैमलर बेचता था। तब यहां पर ये केस हुआ जब कॉन्टिनेंटल ने डैमलर के ऊपर केस किया कि भाई मेरे कंपनी को अब डैमलर बचाएगा, तो वहां पर कोर्ट जो था वो इंटरफेयर कर गया। उसने कहा कि भाई वर्ल्ड वार में जर्मनी और इंग्लैंड दोनों एनिमी हैं। क्या है? दोनों एनिमी है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी एक कंट्री जो दूसरे कंट्री का एनिमी है वो कभी भी दूसरे कंट्री के कंपनी को सपोर्ट नहीं करेगा। तब जाकर के ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और जर्मनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई जब इसमें सारे मेंबर्स जर्मनी है और इंग्लैंड के हैं, तो एकदम ये पूरा का पूरा सिचुएशन यह हो गया कि कंपनी इंग्लैंड का है, तो जर्मन की कंपनी डैमलर इंग्लैंड की है और कॉन्टिनेंटल जर्मन की है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डैमलर कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोनों कंपनी के लोग जरूर सेम थे, जर्मन के थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट जो था ये खत्म हो गया, यहाँ पर आपका पर्दा जो था वो हट गया और अब कंपनी को वो इंग्लैंड की कंपनी मानते हुए दूसरी जर्मन की कंपनी को हेल्प करने का राइट नहीं मिला। तो जब आपका कोई एनिमी कंट्री होगा तो उसके कंपनी को किसी भी तरीके से उसके लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। सो जब आपका नेचर ऑफ कंपनी यहाँ एनिमी हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? दुश्मन कंपनी हो गया, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला। तो ये वाला केस सबको समझ में आया? फर्स्ट केस क्लियर हुआ सबको कि क्या सिचुएशन होगा आपका जब कोई भी कंपनी एनिमी कंपनी बन जाएगी, तो उसके मेंबर्स को भी हम एनिमी मानने लगेंगे, उनको हम दुश्मन मानने लगेंगे और उनकी हेल्प हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्डिक्ट ये आया इस केस के बाद, और उसके बाद से नेचर ऑफ कंपनी डिस्क्राइब होना शुरू हो गया कि चाहे नेचर ऑफ कंपनी, यहाँ समझ आया सबको ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाला? Determination of character or nature of company if it will be declared enemy, so in that situation corporate will जो होगा वो हट जाएगा और दोनों को सेम मानने लगेंगे। बल्कि डैमलर में सारे लोग जर्मन के थे, लेकिन चूंकि कंपनी इंग्लैंड की थी तो हम लोगों ने उन लोगों को भी इंग्लैंड का लोग मानने शुरू कर दिया और उनसे हेल्प नहीं, उनके द्वारा किसी भी तरीके का हेल्प जो है वो कॉन्टिनेंटल टायर को मिला ही नहीं। तो क्या हो गया कि एक तरीके से कंपनी और उसके मेंबर सेम हो गए। अगर यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता तो जर्मन के लोग और इंग्लैंड वाली जो कंपनी थी और उसके जो मेंबर्स जर्मन के थे वो दोनों अलग हो जाते। तब तो जर्मन के लोग थे वो तो हेल्प कर सकते थे ना जर्मन की कंपनी को, लेकिन चूंकि दोनों जर्मन की कंपनी हो, इंग्लैंड की कंपनी थी, तो उसके मेंबर्स जर्मन के हो चाहे कहीं के भी हो, उनको भी इंग्लैंड का माना गया और इस हिसाब से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इस केस में समझ में आई बात? क्लियर हो गया सबको? रेज योर हैंड जिनको भी प्रॉब्लम है। यस धर्मजीत, बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। किसको डाउट है? रेज योर हैंड। किसी को भी कोई डाउट? विश्वास, डाउट है बेटा? यस मैम। बोलो, जो शर्मा क्यों रहे हो बोलो। नहीं समझ में, फिर से बता दो। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो क्या हुआ था। डैमलर जो कंपनी थी, ठीक है, अच्छा मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, पहले स्टॉप कर रही हूँ शेयर, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन।
देखो बेटा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जब केस स्टडीज होगा तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन घबराइए मत। जो डैमलर कंपनी थी ये इंग्लैंड की कंपनी थी, लेकिन इसके जो मेंबर थे वो कौन से थे? जर्मन के मेंबर्स थे। जर्मन के मेंबर के पास एग्जांपल के लिए 99 शेयर्स था, तो इंग्लैंड के मेंबर के पास सिर्फ 1 शेयर था। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जर्मन पर्सन के हाथ में था, किसका? डैमलर कंपनी का। ठीक है, अब ये जो डैमलर कंपनी थी वो मार्केटिंग करती थी, सेल करती थी आपके कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी के टायर्स को। आई बात समझ में? जो कॉन्टिनेंटल कंपनी थी ये आपकी जर्मन की कंपनी थी, लेकिन डैमलर जो थी वो इंग्लैंड की कंपनी थी। एक तरीके से इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी थी वो जर्मन की कंपनी थी। ठीक है, कौन सी कंपनी थी? जर्मन की कंपनी थी। तो यहां सिचुएशन क्या हुआ कि यहाँ पर कंपनी ये जर्मन की, ये कंपनी यहाँ इंग्लैंड की। जब वर्ल्ड वॉर हुआ आपका वर्ल्ड वॉर 1 सॉरी, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कॉन्टिनेंटल टायर थी वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ गई, यानी एकदम डूबने वाली स्थिति में आ गई। तब भाई इसके लोगों ने कहा डैमलर को कि मुझे मेरे कंपनी को फंड प्रोवाइड करो ताकि मेरा कंपनी चल पाए। तो यहाँ पर डैमलर जो थी, यहाँ पर एक लॉ जो थी वो इंटरप्ट हो गई। क्यों लॉ इंटरप्ट हो गई? यानी इंग्लैंड की जो सरकार थी, लॉ, यहाँ पर जो लॉ कानून था उसने इंटरप्ट किया और उसने कहा कि जर्मन जो है वो हमारे लिए एनिमी कंपनी है, तो आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्टिनेंटल टायर को हेल्प नहीं करोगे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है ध्यान देने वाली, कि यहाँ ये कंपनी जरूर इंग्लैंड की थी लेकिन यहाँ के लोग जर्मन के थे। इस कंपनी के शेयर्स जो भी थे वो जर्मन के पास था, लेकिन ये डिफरेंस को यहाँ पर नहीं देखा गया, सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा गया कि लोग, मेंबर और इसकी जो कंपनी दोनों अलग अलग होते। यहाँ पर दोनों को सेम मान लिया गया कि जर्मन के लोग हो तो क्या हुआ, लेकिन ये इंग्लैंड की कंपनी चला रहे हैं तो ये इंग्लैंड के लोग हुए। यहाँ पर लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बीच का पर्दा हट गया और कॉन्टिनेंटल टायर को डैमलर कंपनी ने किसी भी तरीके का हेल्प नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपका नेशनल लेवल पे बात आ गई, आपके राष्ट्र सुरक्षा की बात आ गई। आपका कोई भी नेशनल एनिमी अगर है, राष्ट्र दुश्मन है, तो उस कंपनी की हेल्प हमें किसी भी हाल में नहीं करनी है, चाहे उसके मेंबर कहीं के भी हो। अगर कंपनी इंग्लैंड की है तो लोग भी इंग्लैंड के हुए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, यस और नो? अब बोल सकते हो। यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट केस की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट केस क्या है? चलिए, सो नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जब एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कंपनी के केस में, जब कोई कंपनी एनिमी होगा तो हमें कॉर्पोरेट वेल हटा देंगे और सेपरेट लीगल एंटिटी का खत्म। सेकंड, कौन से केस में आपका सेपरेट लीगल एंटिटी वाला सिचुएशन खत्म हो जाएगा? तो इसका केस पढ़ते हैं। सर दिनशॉ मैनिक जी पेटिट का ये केस है। एक सर दिनशॉ मैनिक जी पेटिट एक पर्सन था, बहुत ही अमीर, रिच पर्सन था, वेल्दी पर्सन था, और ये केस कब का है? 1927 का। तो यहाँ सिचुएशन सुनो क्या है। सर दिनशॉ मैनिक जी जो पेटिट थे, 1927 का केस है ये। वो बहुत ही एफ्लुएंट यानी बहुत ही रेप्यूटेटेड पर्सन थे, लोग उनको जानते थे, वेल्दी पर्सन थे, एंड बहुत ज्यादा ना वो इन्वेस्टमेंट करते थे। जैसे जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको रिटर्न मिले। तो ये भी भाई बहुत अच्छे बड़े इन्वेस्टर थे, तो ये क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट करते थे, एंड ही वाज गेटिंग ह्यूज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, और इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता था। जब आप कहीं पर भी पैसा लगाओगे तो आपको एक तरीके से डिविडेंड मिलता है। कई बार आप एक लोन की तरह पैसा किसी कंपनी को दोगे ना, तो लोन के बेसिस पे आपको डिविडेंड मिलेगा और आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इनका डिविडेंड और इंटरेस्ट बहुत आता था। फॉर टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब समझते हो क्या होता है? टैक्स की चोरी करना। क्या बोलते हैं उसको? टैक्स की चोरी, टैक्स नहीं भरना। तो टैक्स इवेजन के लिए उन्होंने क्या किया, सुनो उनकी कहानी सुनो। इतना ज्यादा पैसा आता था, तो आपको पता है ना कि आप लोग का इनकम टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? अब
इनके पास उतना सारा पैसा आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं। देखो कितने महान लोग होते हैं, तो ये भी टैक्स नहीं देना चाहते थे। अब टैक्स नहीं देने के लिए इन्होंने क्या किया, याद रखिएगा कि कभी भी हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं या कभी भी हम किसी भी तरीके का इंश्योरेंस या कोई प्रीमियम या म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारा टैक्स का जो अमाउंट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ टैक्स इवेजन के लिए इन्होंने क्या किया, 4 कंपनी खड़ा कर दिया, प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। ही फॉर्म्ड 4 प्राइवेट कंपनी, और उन्होंने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस 4 कंपनी में लगा दिया, अपने पैसों को उस 4 कंपनी में लगा दिया, एक एजेंट की तरह। जैसे कैसे बाहर के एजेंट लगाते हैं पैसा, वैसे उन्होंने अपने 4 कंपनी में पैसे लगा दिए। The income received was credited in the account of the company and company handed back the amount to him as a pretended loan। और क्या हुआ कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा था ना, वो इन 4 कंपनी में आना शुरू हो गया, मतलब अपने नाम से कंपनी शुरू कर दिया, और उस कंपनी में वो सारे पैसे 4 कंपनी में पैसे आने शुरू हो गए बाहर के इन्वेस्टमेंट के। और इन्होंने क्या प्रिटेंड किया, इन्होंने शो किया कि मैं इन 4 कंपनी से लोन ले रहा हूं, बल्कि वो क्या कर रहे थे ना कि उसी कंपनी से जो बाहर के पैसे जो उनको डायरेक्ट मिलता था, अब वो कंपनी के थ्रू पैसे को उठा रहे थे। अब इससे क्या फायदा होता, जब 4 कंपनी में आपने पैसे को वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि वो 4-5 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब प्रिटेंडेड लोन की तरह उन्होंने ये चीज करना शुरू किया ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन बाद में कंपनी को पता लगा, उन्होंने क्या शो करने की कोशिश की कि भाई कंपनी और उसका मेंबर तो अलग अलग है, तो मैं तो एक मेंबर की तरह सिर्फ लोन ले रहा हूं कंपनी से, ठीक है, मैं कोई भी कंपनी के लिए लायबल नहीं हूं। तब यहां पर कोर्ट ने क्या बोला कि चूंकि तुमने कंपनी को फॉर्म किया, कंपनी को बनाया, और उस कंपनी का जो भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी चीजें हैं, बाहर के इन्वेस्टमेंट के पैसे तुम अपने लिए ले रहे हो, यानी कि टैक्स को चोरी करने के लिए कर रहे हो ये चीज। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल वाला कॉन्सेप्ट को लिफ्ट कर दिया गया और सीधे किसको पकड़ा गया, दिनशॉ पेटिट को, ठीक है, मैनेजी पेटिट को पकड़ा गया। यहां समझ में आया, यानी कि अगर आप अपने प्रॉफिट के लिए टैक्स को चोरी करोगे तो ऐसे सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल काम नहीं आएगा, ये आपका सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं आएगा, पकड़ा किसको जाएगा, मेंबर को कंपनी के। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको, एवरीवन? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट केस क्या है, इससे पहले मैं जब 2 केस जो मैंने बताया, आप लोग को किसी को भी डाउट है उन दोनों केस में? नो मैम। समझ में आया, यानी जब टैक्स इवेजन के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए अगर आप किसी भी तरीके से कंपनी को, याद रखिएगा, अगर आप ये गवर्नमेंट को धोखा दोगे तो ऐसे सिचुएशन में पर भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप, हाँ, आप चोरी कर रहे हो टैक्स। यस धर्म जी। मैम टैक्स कैसे चोरी कर सकते हैं, कोई और तरीका? टैक्स चोरी कर, अच्छा ये क्या क्वेश्चन है, तुमको तरीका जानना है? 1 मिनट सब शांत रहो, ये जाकर तुम गूगल कर लेना, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवेजन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, दोनों का मतलब सेम है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड यानी कि अपनी धोखाधड़ी को बचाने के लिए भी। तो कोर्ट जो है वो कई बार इग्नोर कर देता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, जब वो देखता है कि जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं माना जा रहा है और फ्रॉडुलेंट चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पर भी गिलफोर्ड मोटर कंपनी में भी सेम यही चीज हुआ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये केस कब का है, 1933 का, मैनेक जी वाला जो था आपका 1927, और आपका जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड डैमलर था दैट वाज ऑफ द 1916। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने में क्या ये सिचुएशन है, देखिए। हॉर्ने जो है was appointed as a managing director of गिलफोर्ड मोटर, यानी गिलफोर्ड मोटर का कौन बना यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, हॉर्ने। हॉर्ने एक पर्सन है और गिलफोर्ड मोटर कंपनी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल और कंपनी के बीच का केस है ये।
तो हॉर्ने को यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन दिया गया गिलफोर्ड मोटर्स में, और उसने एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या साइन किया उसने? एक एग्रीमेंट, जो बहुत सारी कंपनीज आपसे जॉब के टाइम पे एग्रीमेंट साइन करवाती है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आपका जो एक एग्रीमेंट हॉर्ने ने साइन किया, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, और उसमें क्या लिखा गया सुनिए, that he would not solicit the customer of the company so long as he was working in that company or afterward। देखिए गिलफोर्ड मोटर कंपनी है, यहाँ पर ऑब्वियसली मोटर्स और ये ऑटोमोबाइल यही सब चीजों में डीलिंग होता होगा, तो भाई बहुत सारे कस्टमर होंगे कंपनी के। तो बोला गया उस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में, क्या बोला गया, एग्रीमेंट क्या बोलता है कि किसी भी हाल में इस कंपनी के कस्टमर को बहलाओगे फुसलाओगे तुम नहीं, जब तक तुम इस कंपनी में हो तब तक किसी भी कस्टमर को वर्गलाना नहीं है तुमको, ठीक है? किसी भी तरीके का कस्टमर को तुम्हें मतलब बोल सकते हैं ना कंफ्यूज नहीं करना है, कस्टमर को मोटिवेट करना है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट को वो परचेज करें। अब यही चीज हुआ, बट उसने क्या किया, ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, उसने अपने कंपनी को शुरू कर दिया, और उस समय वो अपने गिलफोर्ड मोटर कंपनी में काम भी कर रहा था। काम करते करते अपना उसने नया कंपनी क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और उस कंपनी को किसके नाम पे स्टार्ट किया, अपनी वाइफ के नाम पे। मतलब एक कंपनी में काम कर रहा है और दूसरे कंपनी को ओपन कर दिया अपने वाइफ के नाम पे उसने, ठीक है? और उसने क्या किया, एज ही वाज एक्स एम्प्लॉय। अब यहाँ पर ये भी चीज था कि कंपनी के समय पे या कंपनी के बाद, दोनों टाइम पर आप यहाँ के कस्टमर को किसी और की तरफ नहीं भेजोगे, किसको बहलाओगे नहीं फुसलाओगे, मतलब इस टाइप का आप नहीं कर सकते। यहाँ के कस्टमर्स यही कंपनी के, दूसरी जगह वो नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। तो उसने बाद में फिर मतलब कंपनी तो उसने खोला जब वो बिल्कुल कंपनी में था, बाद में उसने कंपनी छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि वो एक्स एम्प्लॉय था गिलफोर्ड का, यानी गिलफोर्ड में पहले वो काम कर रहा था, एक्स एम्प्लॉय था, तो उसको बहुत सारे कस्टमर्स के बारे में पता था, बहुत सारे कस्टमर से उसकी मुलाकात होती होगी अपने इसमें। अब आप एक मिनट, यस अविनाश। मैम कोई एंटर करना चाहता है। ओके ठीक है अविनाश, आप म्यूट कर लीजिए। ओके ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ कि आपका जो मतलब जो हॉर्ने था वो उसने जॉब छोड़ दिया, और क्योंकि वो नॉलेजेबल था ना, वो पहले से जॉब कर रहा था गिलफोर्ड में, अब उसने क्या किया, सब कस्टमर को सॉलिसिट करना शुरू कर दिया, यानी अपने कंपनी की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लेटर इट वाज हेल्ड, बाद में ये पता लगाया कि जो हॉर्ने कंपनी था वाज अ फ्रॉड कंपनी एंड ही ब्रीच हिज एग्रीमेंट अगेंस्ट सॉलिसिटेशन। और इसी चीज को देखते हुए बाद में कोर्ट ने ये कहा कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, हॉर्ने की कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि उसने एक तरीके से एग्रीमेंट जो उसने साइन किया था गिलफोर्ड के साथ कि किसी भी हाल में मैं यहाँ की कंपनी को दूसरी जगह नहीं भेजूंगा, बहकाऊंगा नहीं, परेशान मतलब बोल सकते कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, उसने ये एग्रीमेंट को तोड़ दिया। एग्रीमेंट को तोड़ना मतलब ब्रीच करना होता है, कभी भी लॉ के लैंग्वेज में किसी भी एग्रीमेंट को तोड़ना इसका मतलब होता है ब्रीच करना। तो ही ब्रीच हिज एग्रीमेंट अगेंस्ट सॉलिसिटेशन एंड उसके बाद एंटाइस करने की वजह से गिलफोर्ड कंपनी मोटर्स ने आपके हॉर्ने के ऊपर केस कर दिया, और बाद में उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, उसकी कंपनी भी बंद हो गई, और साथ साथ में उसको कंपनसेशन के रूप में गिलफोर्ड को पैसे भी देने पड़े। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बोलता है कि जब भी कभी भी अगर आप कभी भी किसी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जैसे यहाँ पर हॉर्ने ने एक साइन कर रखा था कि मैं किसी उस गिलफोर्ड कंपनी के कस्टमर्स को किसी भी हाल में इंटाइस इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा अपनी कंपनी की तरफ, या कभी कंपनी स्टार्ट करूं या किसी दूसरे कंपनी में जाऊं तब भी मैं वहां के कस्टमर को इंटाइस नहीं करूंगा, लेकिन उसने यही किया, उसने वहां के कस्टमर को अपने कंपनी की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश की। तो बाद में कोर्ट ने ये कहा कि आपने पहली बात कि आपने एग्रीमेंट तोड़ा, आपने ब्रीच किया एग्रीमेंट, तो इसी वजह से आपकी जो कंपनी है वो फ्रॉडुलेंट कंपनी हो गई, आपकी कंपनी फ्रॉड हो गई, क्योंकि आप अपनी कंपनी का बेसिस
आप गिलफोर्ड के कस्टमर से बनाना चाहते हो जो कि आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो अब आप इसके लिए लाइबल है और वो कंपनी जो है, कंपनी और इसके मेंबर का जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? किसी भी तरीके का पर्सनल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यानी कि जो आपका पर्सनल ऑब्लिगेशन था कि आपने एग्रीमेंट साइन किया, या कोई स्टैट्यूटरी, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि एग्रीमेंट जो होता है ना वो क्या होता है, एग्रीमेंट आपको बाइंड करता है, वो कानूनी रूप की तरह चलता है। तो किसी भी तरीके का पर्सनल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर आपने तोड़ा और अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की, तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा और सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यस रिशु, रोल नंबर 25। यस मैम, लेकिन जो कंपनी स्टार्ट किया था मैम, तो वो अपने वाइफ के नाम पे ना मैम? हाँ, ये तो वाइफ, सुनो, वाइफ के नाम पे उसने शुरू किया था, लेकिन उसके सारा शेयर्स उसके अपने नाम पे था। तो वाइफ के नाम से शुरू करने से क्या होगा, आपका जो बोल सकते हैं ना पूरा शेयर्स उसने अपने नाम पे कर रखा था, तो कंपनी एक तरीके से उसी का हुआ। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं ये हो गया। ठीक है, ये वाला सिचुएशन आ गया। ओके, यस, जस्ट वेट फॉर। होगा जितना भी मैंने केस बताया, गिलफोर्ड का केस क्लियर हो गया, गिलफोर्ड एंड हॉर्ने का, डामलर कंपनी एंड कॉन्टिनेंटल का केस क्लियर हो गया, और एक और जो मैंने केस बताया वो आपको दिनशॉ मैनेजी पेटेट का केस बताया। यस अभिषेक। मैम जैसे आपने बताया कि उसकी वाइफ के नाम पे था वो कंपनी, अगर उस पे होता है केस तो उसकी वाइफ को पकड़ेगा? हाँ, उसकी वाइफ को पकड़ सकता था, लेकिन अगर उसके शेयर्स उसके हाथ में, तो एक तरीके से तो दोनों ही के ऊपर सिचुएशन वैसा आ गया ना। चला तो उसको, ऑपरेट तो कर रहा था वही ना, क्या नाम है उसका, आपका हॉर्न नहीं कर रहा था ऑपरेट, उसने बस अपनी वाइफ का नाम यूज किया हुआ था। व्हेन ही इज ऑपरेटिंग द थिंग्स, द शेयर्स इज इन हिज हैंड, तो इन दैट सिचुएशन ही इज लायबल फॉर दैट। आ गई बात समझ में? ओके मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अच्छा, तुम लोगों को वेलफेयर लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं बताऊंगी कि अगर कोई भी कंपनी शुरू होता है तो कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। भाई कंपनी शुरू करना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाइए, लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कीजिए, वर्कर्स के साथ रूड बिहेव कीजिए, ये सारी चीजें कंपनी कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी, आपका गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा, आपका सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करेगा। सो खैर, वेलफेयर लेजिस्लेशन में पढ़ने से पहले मैंने इसीलिए पॉइंट बताया क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड है। तो कोर्ट जो है वो कभी भी परमिट नहीं करेगा किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को, अगर वो वेलफेयर लेजिस्लेशन को इवेड करे, यानी अपने जो सोसाइटी से रिलेटेड काम है अगर वो उसको इग्नोर करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे क्या चीजें होंगी उसके बारे में बताया गया है। अब एक केस देखते हैं, क्या है केस। ठीक है, इस केस को देखते हैं। सो कोर्ट विल नॉट परमिट, ये परमिट नहीं करेगा अगर आप अपने सोशल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, समाज के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। अब यहां पर क्या सिचुएशन है, केस है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां दोनों का नाम में डिफरेंस सिर्फ वर्कमैन के साथ है, देखिएगा, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो कंपनी है और यहाँ के वर्कमैन जो इस कंपनी में काम करते हैं उन दोनों के बीच का ये केस है। अब इस केस में क्या हुआ, in this case the company incorporated a subsidiary company। अच्छा, सब्सिडियरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो कंपनी एक अपने अंडर एक दूसरी कंपनी को स्टार्ट करती है और उस कंपनी का 51% शेयर अपने हाथ में रखती है, तो वो पेरेंट कंपनी होती है जिसके हाथ में 51% शेयर है सब्सिडियरी कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी जिसका 51% शेयर पेरेंट कंपनी के हाथ में है। तो ये डेफिनेशन है एक तरीके से। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि एक सब्सिडियरी कंपनी शुरू किया गया। अच्छा, सब्सिडियरी कंपनी को समझाने से पहले एग्जांपल देती हूँ। हल्दीराम प्रभु जी, हल्दीराम का सब्सिडियरी कंपनी है प्रभु जी,
पता है ये चीज? पता है सब लोगों को ये बात? हल्दीराम की सब्सिडियरी कंपनी है प्रभु जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपकी केस क्या है कि एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपना एक सब्सिडियरी कंपनी शुरू किया। जब वो सब्सिडियरी कंपनी उन्होंने शुरू किया, उन्होंने अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी जो एसोसिएटेड रबर लिमिटेड का था, उसने उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया, अपने सब्सिडियरी कंपनी में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और या ट्रांसफर मतलब पूरा नहीं, बस डिवीजन कर दिया, वहां पर पहुंचा दिया। और जो प्रॉफिट था ना मेन कंपनी का, वो रिडक्शन होने लगा। ऑब्वियसली जब आप अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अपने कंपनी से निकाल करके सब्सिडियरी कंपनी में डालोगे तो आपका तो प्रॉफिट कम हो ही जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी तो नई नई कंपनी है। अब वो प्रॉफिट देगी या नहीं देगी वो तो बात की बात है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हुआ कि सब्सिडियरी कंपनी को अगर आपने चलाने के चक्कर में अपने कंपनी का पैसा निकाल के आपने दूसरे कंपनी में डाल दिया, अब अपनी कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, दे रिड्यूस द बोनस ऑब्लिगेशन टुवर्ड द वर्कर, यानी वर्कर को जो बोनस देना था ना उनको, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो वर्कर्स गुस्सा हो गए कि भाई हमें बोनस क्यों कम दिया गया। तो उस बात पे वहां के जो ओनर थे उन्होंने ये बोला कि चूंकि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं, तो मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं कि तुम्हें बोनस नहीं मिल रहा है। तब जाकर कोर्ट ने कहा कि कंपनी सब्सिडियरी आपने शुरू की है, सब्सिडियरी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ। तो जितना काम था वो आपने किया, तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वर्कर्स को पूरा बोनस कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट के बाद दिलवाया गया आपके कंपनी से। तो ये सिचुएशन है आपके वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का और एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का। ये केस कहता है कि अगर आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज वर्कर्स कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो ये कंपनी का काम जरूर है कि उनको पैसा दिया जाए, लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके का उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया तो उसके पीछे का रीजन ढूंढा जाएगा और ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये आपका जो पर्दा है इसको हटा दिया जाएगा और मेंबर्स और उस कंपनी को हम एक मानना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द केस जब आप वेलफेयर लेजिस्लेशन, वेलफेयर, अपने ऑब्लिगेशन, सामाजिक कल्याण का जो आपका काम है, एम्प्लॉयज के लिए जो आपकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसको आप पूरा करेंगे। ये केस सबको क्लियर हो गया? सबको ये केस क्लियर हो गया? अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द फोर केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया। किसी भी तरीके का डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट?